तो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का बायो का एक चैप्टर, अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस चैप्टर को आज हम पूरे कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में पूरा ये वीडियो थोड़ा हो जाए, और थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा टाइम नहीं मिले तो आप इसको दो पार्ट में भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और जो भी सजेशन होगा आप बाद में कमेंट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। तो अगर हम बात करें, सभी जीव या जो सब सजीव जीव लिविंग थिंग है जिनमें जीवन है, वो हमारे पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। कि आसपास उनके जो भी परिवर्तन हैं उनके अनुरूप कोई न कोई क्रिया होती है। अब जैसे प्रकाश, और ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, जैसे प्रकाश के अनुरूप ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि, इन सब के प्रति, जैसे हम चाहे वो आप हो चाहे पेड़ पौधे हों, सभी सजीव जो हैं वो अपने आसपास ये सारे परिवर्तन जब आते हैं तो कुछ न कुछ क्रिया करते हैं, जिसे हम या अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया मतलब क्रिया के प्रति करने वाला कार्य जो है। अब पौधे और जंतु जो अलग अलग प्रकार से, और ये सारी क्या होते हैं, उद्दीपन। उद्दीपन मतलब जो क्रिया करने के लिए आपको प्रोत्साहित करे, तो वो होता है एक उद्दीपन। और पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें जंतुओं में मनुष्य भी जंतुओं के अंदर ही आ जाता है। तो जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय, जो पूरा कंट्रोल होता है और कैसे सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट की जाती हैं, एक चीज़, सारे जो अनुक्रियाएं हैं वो कैसे एक साथ की जाती हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए दो मुख्य तंत्र होते हैं। पहला होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दो तंत्रों के द्वारा ही जंतुओं में, और अगर आप मुख्यतः बात करो मनुष्यों में, सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अब तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र जो है ये नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। जो इसमें तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं हमारे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं, ये जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, एक संगठित जाल बना होता है, और ये सूचना, और ये क्या करता है, ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सूचनाएं कैसे जाती है, तो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाया जाता है। अब कोई भी जो सूचना है वो जो मिलती है, वो हमारे जो शरीर की 5, अगर आप बात करो, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो आँख, कान, नाक, जीभ और आपका स्किन, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इनमें क्या होते हैं, रिसेप्टर्स या ग्राही मतलब जो सूचना का इकट्ठा करते हैं। तो ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं, जहाँ से वातावरण से सूचनाओं का पता लगता है, और ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें कान की, तो कान का मुख्य काम होता है सुनना और शरीर का संतुलन करना। तो इसमें जो ग्राही होती है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इस ग्राही का नाम होता है श्रवण ग्राही। क्या नाम होता है? श्रवण ग्राही, जो सुनने में आपको हेल्प करता है और बॉडी के बैलेंस में। दूसरा है आपका आँख। आँखों के अंदर जो ग्राही होता है उसको हम कहते हैं प्रकाश ग्राही, जिसका काम होता है आँख हमको हेल्प करता है देखने में। त्वचा के अंदर ताप ग्राही, स्पर्श ग्राही, ठीक है। अब किसी चीज़ को आप छुओ, गर्म ठंडा हो सकता है, उसके प्रति आपका बॉडी अलग रिस्पॉन्स करता है। और स्पर्श ग्राही बताता है कि वो कैसा है, स्मूथ है या खुरदुरा है, नुकीला है, कैसा है, ये स्पर्श ग्राही से पता चलता है। तो ताप ग्राही से हमको ठंड, गर्म और ठंडे का एहसास होता है। फिर जो आपके नाक है, नाक में होता है घ्राण ग्राही, जो गंध का पता लगाने के लिए आवश्यक है। और जीभ में होते हैं हमारे रस संवेदी ग्राही, जो कि रस, जो स्वाद का पता लगाते हैं। अब तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है, उसकी अगर हम संरचना देखें
तो ये जिस तरह से कोशिका जो है एक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसी तरीके से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन या तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरीके से होती है जिसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सबसे पहला आगे का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल नुमा आकृति, जिसे हम कहते हैं द्रुमिका। ये आपको हाथ की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो हाथ से आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो सूचनाओं को, तो ये द्रुमिका क्या करता है, सूचनाओं को इकट्ठा करता है। फिर ये सूचनाओं को भेजता है कोशिकाकाय में। कोशिकाकाय में एक होता है केंद्रक, और फिर तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष के द्वारा ये सूचनाएं अंतिम सिरे तक जाती हैं और फिर अंतिम सिरे से अगले तंत्रिका तक ये जाती हैं। अब इसमें जो ये द्रुमिका है, ये जो सूचना इकट्ठा करती है वो किसमें, रासायनिक रूप में इकट्ठा करती है। ये रसायन के रूप में सूचना इकट्ठा करती है और कोशिका काय में इस रसायन से विद्युत में परिवर्तित की जाती है, और फिर ये सूचनाएं विद्युत से होते हुए अंतिम सिरे तक जाती है और अंतिम सिरे में फिर ये रसायन में परिवर्तित हो जाती हैं। और फिर जो द्रुमिका है, अगले जो तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका है, वो इस रसायन को फिर इकट्ठा करती है और इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। और तंत्रिका पेशी संधि की अगर हम बात करें तो ये जहाँ ये तंत्रिकाएं हैं ये पेशियों के साथ जुड़ी होती हैं, तो ये जो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जो हमारे पेशी हैं, मांसपेशियाँ हैं, इसको काम करने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तंत्रिका पेशीय संधि। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर, और तंत्रिका पेशी संधि को सिनेप्सिस भी कहा जाता है। यहाँ पे इस वाले पार्ट को सिनेप्सिस भी कहते हैं। ये सिनेप्सिस हम इसको भी कह सकते हैं, दो तंत्रिकाओं के बीच जो ये गैप होता है उसको, आगे जो तंत्रिका आएगी उसके बीच के गैप को हम तंत्रिका सिनेप्सिस भी कह सकते हैं। और तंत्रिका पेशी संधि, जब तंत्रिका और पेशी मिलती है तो उसे हम तंत्रिका पेशीय संधि या सिनेप्स कहते हैं। अगला है तंत्रिका कोशिका के भाग की अगर हम बात करें, जो हमने पढ़ा 4 मुख्य भाग होता है। एक होता है द्रुमिका। द्रुमिका क्या होता है, कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित करती है। तंत्रिकाक्ष यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन तक के द्रुमिका तक पहुंचाता है। अब सिनेप्स या अंतर्ग्रथन, ये क्या होता है, जब तंत्रिका का अंतिम सिरा और अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है, यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, किसी भी उद्दीपन या कोई भी जो परिवर्तन आपके आसपास हो रहा है उसके प्रति तेज और अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे आप मान लो, आप गलती से आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को छू गया तो आप तुरंत हाथ अपना पीछे कर लेते हो, तो ये क्या है, उस उद्दीपन के प्रति आपकी अनुक्रिया है और बहुत तेज होती है, बहुत अचानक होती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। या आप चल रहे हो और अचानक से कील पे आपका पैर पड़ जाता है, फटाफट पैर पीछे करते हो, या कोई आपकी तरफ कुछ चीज़ फेंके तो आप अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें आपको सोचने का समय नहीं मिलता, बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगता है आपका शरीर। और ये जो क्रियाएं हैं, ऐसी ही क्रियाओं जो तेज और अचानक होती है, इनको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे गर्म वस्तु को छू लेने पर हाथ को पीछे हटा लेना। अब ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये नियंत्रित किससे होती हैं, तो ये मस्तिष्क से ना नियंत्रित होकर मेरु रज्जु से नियंत्रित होती है। और इसी जो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाल। तो सबसे पहले जो उद्दीपन है, जैसे मान लो गर्म कुकर को आपने छुआ, तो इसको छूने के लिए जो हमारी त्वचा है, त्वचा में ग्राहियाँ होती है स्पर्शग्राही, और वो स्पर्शग्राही उसको छूने से पता चला, तापग्राही जो है, तापग्राही से पता चला कि गर्म है ये, और वो फटाफट सूचना भेजता है मेरुरज्जु तक। और यहाँ से एक तंत्रिका होती है जिसे हम कहते हैं, और यहाँ से सूचना जाती है मेरुरज्जु, और फिर मेरुरज्जु से कार्यकर अंग पेशी तक। यहाँ भी 2 न्यूरॉन होते हैं, यहाँ भी एक न्यूरॉन होता है और यहाँ भी एक तंत्रिका होती है। और इसके अलावा मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक भी आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और यहाँ जो तंत्रिका होती है उस तंत्रिका का नाम है
उसका नाम होता है संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, यह संवेदी न्यूरॉन। ये संवेदी न्यूरॉन उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ग्राही में जो त्वचा है वहाँ पे ग्राही है, ग्राही से संवेदी न्यूरॉन के द्वारा सूचना पहुँचती है मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु के बाद यहाँ पर एक होता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन को हिंदी में कहते हैं रिले न्यूरॉन, इसको रिले न्यूरॉन ही कह लो आप। तो रिले न्यूरॉन क्या करता है, उस सूचनाओं को मेरुरज्जु से होते हुए यहाँ पर एक और न्यूरॉन होता है जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, जिसको कि सूचना दी जाती है मेरुरज्जु के द्वारा कि आपको क्या काम करना है, और फिर ये कार्यकर अंग या जो पेशी है उसके पास सूचना जाती है और वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। ये पूरे जो प्रक्रिया होती है इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो सबसे पहले उद्दीपन या जो भी गर्म चीज़ आई, ठंडी चीज़ आई, जैसा भी उद्दीपन है, जैसा भी स्टिमुलाई है, उसके प्रति जो ग्राही अंग है वो जाता है, वो संवेदी न्यूरॉन को सूचना देता है, संवेदी न्यूरॉन से मेरुरज्जु, रिले न्यूरॉन के द्वारा मेरुरज्जु तक जाता है, और वही फिर रिले न्यूरॉन से ही मेरुरज्जु मोटर न्यूरॉन तक सूचना भेजता है, मोटर न्यूरॉन से कार्यकर अंग या पेशियों तक सूचना जाती है, और फिर आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो, या अनुक्रिया होती है। अब कोई भी जो अनुक्रिया है वह 3 प्रकार की होती है। पहला, ऐसी अनुक्रिया जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जिसे हम ऐच्छिक कहते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे मस्तिष्क का जो अगला भाग है, अग्र मस्तिष्क द्वारा ये नियंत्रित की जाती है। जैसे बोलना, लिखना, ये सारी अनुक्रियाएं कैसी है, ऐच्छिक। आप नहीं चाहोगे तो आप नहीं बोलोगे, नहीं लिखोगे। दूसरा है अनऐच्छिक क्रियाएं। तो अनऐच्छिक क्या होता है, मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे सांस लेना, तो सांस लेना आप चाह के नहीं रोक सकते। अब आप कहोगे कुछ देर के लिए तो मैं रोक लूँ, लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। आप ज़बरदस्ती रोकना चाहोगे तो 10-20 सेकेंड, एक मिनट मैक्सिमम रोक सकते हो। लेकिन जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, श्वसन जो होता है वो हम सोच समझ के नहीं करते, वो अपने आप वो चीज़ें कंट्रोल होती हैं, और वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा। इसी तरीके से दिल का धड़कना भी मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। फिर है प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, जो अचानक से होने वाली क्रियाएं होती है अनुक्रिया, जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या होती है। अब हमने कहा गर्म वस्तु को जैसे ही छूते हैं या पैनी वस्तु चुभने पर हम तुरंत क्रिया करते हैं, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। तो यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। ठीक है। अब अगर हम मानव तंत्रिका तंत्र की बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस में मुख्यतः 2 अंग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और पीएनएस या परिधीय तंत्रिका तंत्र में मुख्यतः 2 होते हैं, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। वो सारी तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं, और पूरे शरीर में जाती हैं, और मेरुरज्जु से जो निकलती हैं तंत्रिकाएं उसे हम कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। तो ये होता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला है मानव मस्तिष्क। अब मानव मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो ये एक हमारे लिए, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का सीपीयू होता है, उसी तरह से मानव का जो सीपीयू है वो क्या होता है, मस्तिष्क। और इसके मुख्यतः 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग है, और यह प्रमस्तिष्क है। ठीक है, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। कार्य इसके क्या क्या होता है, सबसे मुख्य सोचने वाला भाग होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, सूचनाओं को याद रखने का कार्य करता है, अलग अलग हिस्सों से सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उनका समायोजन करता है, और भूख से संबंधित केंद्र, अगर आपको भूख लग रही हो तो उससे संबंधित केंद्र भी इसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। फिर उसके बाद है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, प्रकाश कम या ज़्यादा होने से पुतली के आकार में परिवर्तन होता है, उसको कंट्रोल करता है मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा सिर, गर्दन, इन सब की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इसको भी कंट्रोल करता है मध्य मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें ज़रूर पूछा जाता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोंस। अनुमस्तिष्क का काम होता है संतुलन और संस्थिति बनाना, मतलब बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बनाए रखना। ये ध्यान रखना, संतुलन बनाने में अनुमस्तिष्क के साथ साथ अभी हमने पढ़ा था
कान का भी रोल होता है। कान भी जो है वो अनुमस्तिष्क के साथ बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी के बैलेंस में या संतुलन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला है ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि। जो भी ऐच्छिक क्रिया है उसको और अच्छे से करवा पाना, ये कौन, अनुमस्तिष्क को। जैसे पेन उठाना है तो पेन उठाने के लिए आपको और अच्छे से करवा पाना, ये करवा परिशुद्धि। पेन उठाना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा। अब है मेडुला। मेडुला क्या है, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन, ये सारी या इसमें वॉमिटिंग वगैरह जो है ये सब कंट्रोल होती है मेडुला के द्वारा। पॉन्स भी अनैच्छिक क्रियाओं का ही नियंत्रण करता है, जैसे श्वसन का नियंत्रण। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, ये मस्तिष्क का आपका चित्र है जिसमें ये अग्र मस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क और ये मध्य मस्तिष्क, जिसमें हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि होती है, और पश्च मस्तिष्क में पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, ये होता है आपका मध्य मस्तिष्क। और यहाँ पे मेरुरज्जु, और ये इस तरीके से ये मेरुरज्जु आगे जाके जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर चली जाती है। और जो मस्तिष्क है वो एक स्कल, जो ठोस संरचना के अंदर होता है, उस ठोस संरचना को हम कहते हैं कपाल या खोपड़ी। अगला है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। तो मस्तिष्क क्या होता है, एक हड्डियों का बॉक्स में अवस्थित होता है, और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। पूरा तरल भरा होता है, गुब्बारे के जैसे तरल है, तरल पूरा भरा है, और उसमें एक मस्तिष्क रहता है जैसे गुब्बारे में भरा हुआ है। और वो क्या करता है, प्रघात अवशोषक। अगर चोट लगे तो वो जो तरल पदार्थ है वो अवशोषक का कार्य करता है। जैसे कभी कभार आप लोग देखते होंगे कोई टूटने वाला आइटम आप लोग डिलीवरी से मंगाते हो तो देखते हो कितना पॉलीथीन वगैरह पैक करके अच्छे से दिया जाता है, ताकि अगर बीच में झटका भी लगे तो वो टूटे ना और वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। तो उसी तरीके से हमारा मस्तिष्क जो है हमारे स्कल या कपाल के अंदर इस तरह से व्यवस्थित होता है, और उसमें जो तरल भरा होता है वो तरल पदार्थ क्या करता है, अगर आपके मस्तिष्क पे भी चोट लग रहा है, आपके कपाल पे, खोपड़ी पे भी कोई आघात हो, तो उसका आघात का असर मस्तिष्क तक ना पहुँचे और वो अवशोष कर ले उस आघात को। ये काम होता है कपाल का, और उसके अंदर जो तरल भरा होता है उसका। अब अगर हम बात करें मेरुरज्जु का, तो मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु आपके रीढ़ की हड्डियों के अंदर चला जाता है और उसकी रक्षा वही करता है। अब आगे देखते हैं तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक के बीच कैसे समन्वय होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इकट्ठा करती है सूचना, वो संवेदी तंत्रिका से भेजती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और यहाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपको पता है दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो सूचना प्राप्त करना, निर्णय करना और अनुक्रिया उत्पन्न करना, ये इसके द्वारा होता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाओं में ये सारा काम किसके द्वारा हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, तो यह सारा काम मेरुरज्जु के द्वारा हो जाता है। और अगर बाकी अनुक्रियाएं हैं, प्रतिवर्ती नहीं है, कोई भी बाकी काम करना है, तो उसमें भी इसी तरीके का होता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपन लिया जाता है, संवेदी तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजती हैं, और फिर जो मेरुरज्जु या मस्तिष्क के द्वारा प्रेरक तंत्रिका को कहा जाता है वर्क करने के लिए, और प्रेरक तंत्रिका उत्तक तक जाती है, और उत्तक से फिर यहाँ पे प्रोटीन व्यवस्थित, प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित होता है। दो तरह के प्रोटीन होते हैं जिसे हम एक्टिन और मायोसिन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक्टिन और मायोसिन दो तरह का प्रोटीन होता है, दो जो संकुचन में कार्य में रोल प्ले करता है, और ये फिर पेशी संकुचन होती है, ये अनुक्रिया हो गई। तो इस तरह से समन्वय रहता है। अब विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो विद्युत संवेग सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। और एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू रूप से करने में समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। तो एक कोशिका के द्वारा लगातार आवेग उत्पन्न नहीं हो सकता। अच्छा, पौधों में कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तो अब इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए होता है रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग होता है। अब सबसे पहले हम पौधों में देखें तो पौधों में सिर्फ रासायनिक संचरण के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है।
पौधे में गति जो है वो दो प्रकार से होती है। पहला जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है और दूसरा जो वृद्धि पर निर्भर होती है। अब अगर उद्दीपन के लिए तत्काल अगर अनुक्रिया करनी है तो वृद्धि पर निर्भर नहीं होगी, अगर तुरंत कोई अभिक्रिया होनी है तो वृद्धि पर निर्भर नहीं होगी। पौधे जो है वो विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। वो अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिसे कोशिका फूल जाती है या सिकुड़ जाती है। जैसे छूने से आपका छुई मुई का पौधा सिकुड़ जाता है, ये तत्काल अनुक्रिया हुई। और ये कैसी अनुक्रिया है? ये वृद्धि पर निर्भर ना रहने वाली अनुक्रिया है। अब वृद्धि पर निर्भर रहने वाली अनुक्रियाएं जो है वो है जैसे दिशा की अनुवर्तन क्रिया, जो उद्दीपन के कारण होती है, जो दिशा के हिसाब से हो। जैसे तने का बढ़ना, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, ये वृद्धि के कारण गति करती है। तो जो तने का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिसे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। ठीक है। फिर है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन प्रतान क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। तो प्रतान जैसे बेल होता है ना आपका, तो बेल क्या देखते हो, वो पौधे से दूर भागता है और अपने आसपास जो वस्तुएं मिलते हैं उसकी चारों तरफ लिपट लेता है, तो प्रतान उसी को कहा जाता है, बेल को। तो वो भाग जो वस्तु से दूर रहता है उसके पास अधिक तेजी से गति करता है और उसके आसपास जो भी वस्तु है उसके चारों ओर लिपट जाती है। फिर है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की तरफ जो उदाहरण है गति करती है उसको हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। तो प्ररोह का जो पौधे का ऊपरी भाग है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करने लगता है। गुरुत्वानुवर्तन होता है पृथ्वी की ओर गति करना, कि जैसे जड़ है वो पानी की ओर वृद्धि करता है, उसको हम जल की ओर वृद्धि करना जलानुवर्तन भी कहलाता है। पृथ्वी की ओर गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। फिर है रसायनुवर्तन, की रसायन की तरफ यह दूर गति उदाहरण, जैसे पराग नली। हम पढ़ते हैं ना कि पराग कण जो है पराग नली पर जैसे ही आता है तो वह अंडाशय की ओर गति करता है, तो ये होता है रसायनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। और जलानुवर्तन क्या होता है, पानी की तरफ गति, जैसे जड़ जो है वो पानी की ओर वृद्धि करता है, तो ये होता है जलानुवर्तन। अब ये जो सारे कंट्रोल होता है वो रसायन के द्वारा होता है और इन रसायन को हम कहते हैं हार्मोन। तो ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वयकरण करते हैं। ठीक है। अब मुख्य पादप हार्मोन कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस वाले पेज को बहुत अच्छे से समझ लो, यहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है यहाँ से। तो पादप हार्मोन 4 तरह के हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सिन का क्या काम होता है, ये शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है, जो ऊपरी भाग हैं उन पर रहता है। ये लंबाई में वृद्धि करता है कोशिकाओं के, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। फिर है जिब्रेलिन, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन करता है कोशिका विभाजन और फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, तो वृद्धि संदमन करता है, वृद्धि रोकता है। पत्तियां मुरझाती हैं एब्सिसिक अम्ल के कारण, और इसे जो तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी ये रिलीज करता है। तो ये कुछ 4 आपके मुख्य पादप हार्मोन हैं। अब जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में भी तंत्रिकाओं के अलावा रसायन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। जहाँ तंत्रिकाएं नहीं जा सकती वहाँ रसायन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं, वे रसायन जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि का समन्वय करते हैं। अब कुछ जो हार्मोन्स हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं डायरेक्ट बॉडी में, उसको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी वो ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पाद सीधा रक्त में स्रावित करती हैं, और इन्हीं को हम हार्मोन कहलाते हैं। जो ग्रंथियां रक्त में अपने उत्पाद स्रावित करते हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। अब देखें कौन से हार्मोन किस ग्रंथि से रिलीज होती है, किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है और उसका कार्य क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। हार्मोन से रिलेटेड, चाहे वो पादप हार्मोन हो चाहे जंतु हार्मोन है,
यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से करना है आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन हमारी अवटु ग्रंथि के द्वारा, अवटु ग्रंथि आपके गर्दन में मौजूद होती है, जिसके जो आयोडीन की कमी से जो घोंघा रोग हो जाता है ना, उसमें यही हार्मोन काम आता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। तो ये गर्दन में प्रेजेंट होता है, अवटु ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, और इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करना, उसको सही से मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म करना, ये काम होता है किसका, थायरॉक्सिन का। दूसरा हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि जैसे नाम से ही है, ये हम मनुष्यों को वृद्धि में सहायता करता है, और ये किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है, हमारे मस्तिष्क में, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन निकलता है, और ये हमारे मस्तिष्क में मौजूद होता है। इसका काम होता है वृद्धि और विकास का नियंत्रण करना। अगला है एड्रीनलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रीनलिन बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है। एड्रीनलिन एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में अधेवृक्क कहते हैं, और ये किडनी के ऊपर एक भाग होता है जिससे ये हार्मोन निकलता है। ये बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करता है। जो आपके अंदर बॉडी के अंदर जोश जो भर देता है कोई भी काम करने के लिए, वो ये एड्रीनलिन हार्मोन ही करता है। जैसे आपको एक किक मिलती है ना कि हाँ ये काम करना है, मुझे कूद जाना है, ये कूद फांद करनी, ये सारा काम इस हार्मोन के द्वारा ही होता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन, और ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। किडनी के ऊपर एक छोटा सा भाग होता है, और ये बीपी, हृदय की धड़कन, इन सब को नियंत्रित करता है। आपातकाल में बहुत हेल्प करता है ये। आपातकाल में इसी के द्वारा कंट्रोल होता है आपका जो बॉडी है, इस हार्मोन के द्वारा ही आप बहुत सारे कार्य कर पाते हैं। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन भी बहुत पूछा जाता है, जैसा कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ये अग्न्याशय से। किससे निकलता है, अग्न्याशय, जिसे हम इंग्लिश में पैंक्रियास कहते हैं। ये हमारे पेट के नीचे होता है, उधर मतलब पेट के नीचे होता है, और इसका काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, कि अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन स्रावित होने लगता है, और कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावित होना बंद हो जाता है। तो इस तरह से कार्य करता है ये। अच्छा, अग्न्याशय बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन के साथ साथ पाचक पदार्थ भी देती है, तो अग्न्याशय ही एक ऐसा है जो पाचक रस भी देता है, जो हम पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। और पांचवा है लिंग हार्मोन। तो लिंग हार्मोन, अब लिंग हार्मोन क्योंकि ये लिंग से रिलेटेड है, तो दो तरह के लिंग, नर और मादा, दोनों में अलग अलग बनते हैं ये। तो जो नर में या पुरुषों में जो बनती है हार्मोन, वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये बनता है कहाँ पर, वृषण में, जो पेट के निचले हिस्से में जो शिश्न के पास होता है वृषण, उसमें ये होता है। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन मादा में बनता है, और ये अंडाशय के द्वारा स्रावित की जाती है। और इसका मुख्य कार्य होता है यौवना आरंभ से संबंधित परिवर्तन, जो युवा अवस्था होती है उस दौरान जो परिवर्तन होता है, और लैंगिक परिपक्वता जो आती है वो इसी हार्मोन के द्वारा आती है, दोनों में, मादाओं में भी और नर में भी। और अगला है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन ये हमारा जो मस्तिष्क है उसमें एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, उसके द्वारा रिलीज होता है मस्तिष्क में, और इसका कार्य होता है पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन है उससे। हार्मोन कौन सा निकलता है पीयूष ग्रंथि से, वृद्धि हार्मोन, तो उसके स्रावित को प्रेरित करने का कार्य करता है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और इससे जो हार्मोन निकलता है इसको हम कहते हैं मोचक हार्मोन। तो ये तो थे कुछ हार्मोन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एड्रेनलिन, इंसुलिन और लिंग हार्मोन। ये तीन काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से कर लेना है। ये कुछ आपके देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थाइमस, अवटु ग्रंथि, फिर है अधिवृक्क ग्रंथि, या अग्न्याशय के ऊपर होती है वृषण, और यहाँ हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष ग्रंथि ऊपर, मस्तिष्क में अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय और अंडाशय, ये मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अब अगर हम बात करें आयोडीन युक्त नमक, जैसा कि हमने पढ़ा कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो अवटु ग्रंथि है, जिसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं,
उसका काम होता है थायरॉक्सिन बनाना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और थायरॉक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। तो अवटु ग्रंथि के सही रूप में कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गॉइटर या घोंघा बीमारी कहा जाता है। और मधुमेह जो डायबिटीज़ होता है, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। और कारण क्या होता है, अग्न्याशय के द्वारा जो ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, इसकी कमी के कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में हेल्प करता है, और अगर ऐसा हो जाए तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लिया जाता है। अब है, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो पुनर्भरण क्रियाविधि वह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन सही मात्रा और सही समय पर स्रावित हो। ये जो क्रियाविधि है, इसी को हम कहते हैं पुनर्भरण क्रियाविधि। जैसे रक्त में शर्करा का नियंत्रण, ये पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित होता है। अब ये आपको कुछ दिया है कि कैसे कैसे कौन सा कंट्रोल होता है, क्या होता है पुनर्भरण। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करनी है। तो आपको पता है हाइपोथैलेमस जो रेगुलेटिंग हार्मोन जो रेगुलेट करता है, जिसे हम कहते हैं मोचक हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि से उत्तेजक हार्मोन निकलता है, और अग्न्याशय से इंसुलिन, ये रक्त की मात्रा को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। अगर बढ़ गया, मान लो रक्त की मात्रा बढ़ गई, तो पॉजिटिव होगा और ये तुरंत इंसुलिन निकलेगा, और रक्त की मात्रा अगर बढ़ गई है तो इसे पॉजिटिव पुनर्भ्रमण कहते हैं, और अगर रक्त की मात्रा घट जाती है तो नेगेटिव पुनर्भ्रमण कहते हैं। नेगेटिव होगा, देखो रक्त की सबसे पहले मान लो यहाँ से मात्रा घटी है तो नेगेटिव हुआ, तो ये फटाफट किसको कहेगा, हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि से अग्नाशय तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा और इसकी शर्करा नियंत्रित हो जाएगी। अगर बढ़ गया है तो भी पॉजिटिव हो गया है तो उसको कम करना है, तो ये भी काम इसी के द्वारा होता है। तो ये इस तरह की क्रियाएं जो है ये कहलाती है पुनर्भरण की क्रियाविधि। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका एक बार में क्लियर कंप्लीट करा दिया जा चुका है। इसको आप अच्छे से देख लो। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एमसीक्यूज सिर्फ देखेंगे इसमें कि भूख से संबंधित केंद्र उपस्थित होता है, कहाँ उपस्थित होता है, तो भूख से संबंधित केंद्र अग्र मस्तिष्क में। मुख्य समन्वय केंद्र हमारा क्या होता है, तो मुख्य समन्वय केंद्र होता है हमारा मस्तिष्क। फिर है मेरु रज्जु कहाँ उत्पन्न होता है, तो मेरु रज्जु आपके कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये अनुमस्तिष्क से। फिर है प्ररोह की ओर गति, प्ररोह की ओर गति को हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। इंसुलिन के विषय में कौन सा गलत है, अग्नाशय से उत्पन्न होता है, ये सही है। वृद्धि विकास, शर्करा की मात्रा, इंसुलिन की कम मात्रा का स्रावन के कारण मधुमेह का कारण बनता है, तो ये इसका सही हो जाएगा। शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित ये नहीं करता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए, तो मुरझाने के लिए हमने पढ़ा था एब्सिसिक अम्ल। फिर है एड्रेनलिन में रक्त के प्रवाह होने पर कौन सा प्रभाव नहीं दिखाई देता, पाचन तंत्र, त्वचा को रक्त आपूर्ति कम होना, हृदय की धड़कन बढ़ना, श्वसन दर बढ़ना, कंकाल पेशियों की ओर रक्त आपूर्ति कम होना। तो उस समय में पाचन तंत्र और त्वचा को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, बाकी सभी होता है। अगला है मस्तिष्क के कौन से भाग से अनैच्छिक क्रियाएं, रक्तचाप, वमन आदि कंट्रोल होता है, तो ये मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला है बौनापन होने का क्या कारण है, तो वृद्धि हार्मोन का कम स्रावित होना। फिर कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े के रूप में नहीं होती, तो आपको पता है वृषण जो है वो जोड़े में होती है, एड्रिनल जोड़े में होती है, अंडाशय जो है वो भी जोड़े में होती है, जो पिट्यूटरी है ये जोड़े में नहीं होती। इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार और हम देख लेते हैं, इसके माइंड मैप के द्वारा रिवाइज कर लेते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो दो तरह के तंत्र होते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वशासी तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
बनाते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। जो कपाल से निकलते हैं उसे हम कपाल तंत्रिका कहते हैं, जो मेरु रज्जु से निकलते हैं उसे मेरु तंत्रिका कहते हैं। फिर स्वशासी तंत्रिका तंत्र में संवेदी और परिसंवेदी तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं। फिर अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के फिर 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। और अगर अंतःस्रावी ग्रंथि कहे तो हम हमारी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल, अंडाशय और वृषण, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा। फिर पादपों में अगर देखें तो पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो जो हमने पढ़ा, पादपों में पादप हार्मोन और पादप गतियाँ, 2 तरह की गतियाँ होती हैं और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन एक होता है वृद्धि सहायक, एक होता है वृद्धि स्मंदक। जो वृद्धि को रोकते हैं वो हो गया एब्सिसिक अम्ल, और वृद्धि को सहायता देते हैं ऑक्सिन, जो प्ररोह को, जो ऊपरी भाग को बढ़ने में हेल्प करता है, जिब्रेलिन जो तनी को बढ़ने में हेल्प करता है, और साइटोकाइनिन जो फूल, फल, इन सब को बनने में, फल और बीज को बनने में साइटोकाइनिन हेल्प करता है। फिर अगर अनुवर्तन देखें, अनुवर्तन 5 तरह के हैं, जल की ओर बढ़ना जलानुवर्तन, प्रकाश की ओर बढ़ना प्रकाशानुवर्तन, धरती की ओर, पृथ्वी की ओर बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन, किसी केमिकल की ओर बढ़ना रसायनुवर्तन, और स्पर्श अनुवर्तन स्पर्श की ओर, जो बेल जो है वो स्पर्श की तरफ भागती है। तो ये सारे कुछ अनुवर्तन है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब भी कोई डाउट हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और आपका एग्ज़ाम है तो इसको अच्छे से तैयारी कर लो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और कमेंट ज़रूर करो आपको कैसी लगी वीडियो। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स के हम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।